देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस। इन दिनों देवेंद्र फडणवीस के बदले अंदाज हैं, आक्रामक मिजाज हैं और महाराष्ट्र की चुनावी जमीन के कैसे हालात हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देवेंद्र जी, धर्म युद्ध के ऐलान की नौबत क्यों आन पड़ी चुनावों में? देखिए, जिस प्रकार से वोट जिहाद का एक प्रयोग कांग्रेस पार्टी और एमवीए ने किया, मसलन अगर हम धुलिया सीट की बात करें, लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, उसमें से 5 विधानसभा में हम 1,90,000 से आगे हैं और अकेली मालेगांव सेंट्रल जो 100% माइनॉरिटी की विधानसभा है, वहाँ 1,94,000 से पीछे जाने से 4,000 वोटों से हम हारे। और ऐसा करीब 12 सीटों पर हुआ और ये 12 सीटों पर वोट जिहाद का नारा चला था। और जितने वहाँ के धार्मिक स्थल है, धार्मिक नेता है माइनॉरिटीज़ के, उन्होंने अल्लाह की कसम दे देकर लोगों को वोट करने लगाया, बीजेपी के खिलाफ वोट करने लगाया। अगर इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी वोट जिहाद के भरोसे जीतती होगी तो कहीं ना कहीं वोटों का धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और इसलिए हमने लोगों को कहा कि अगर कोई वोट जिहाद करता है तो हम तो धर्म युद्ध करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ, एक प्रकार से लोगों को जगाने का ये प्रयास है। लेकिन हिंदू सोया कहाँ है? हिंदू तो जागा हुआ है, उसे बहुत अच्छे से सब कुछ आता है। तो ऐसे में धर्म युद्ध की बात, मतलब अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि भाई हम एक पार्टी को वोट दें, वो हमारे हितों का ज़्यादा ख्याल रखती है, तो ये उनकी चॉइस है ना, ये उनका अधिकार है। देखिए, ऐसे कई हिंदू संगठन है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हर एक का ये अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन हमारे कानून में, संविधान में, इलेक्शन के रूल्स में आप कम्युनिटी के आधार पर पोलराइजेशन नहीं कर सकते। अगर आप धार्मिक स्थलों का उपयोग करते हुए हर धार्मिक स्थल पर बैनर लगेगा कि जो वोट नहीं कर रहा है वो अल्लाह से बेईमानी कर रहा है, इस प्रकार के बैनर लगाकर, और उसके साथ साथ आप हर हफ्ते में, चाहे शुक्रवार को हो या किसी और दिन हो, लोगों को बुलाकर सीधे फतवे जारी करें, सीधे फतवे। ये कौन से लोकतंत्र में आता है? ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि एक समाज विशेष इस प्रकार से बात करे और उसको हम कहें ये तो बहुत डेमोक्रेटिक है, ये तो बहुत सेक्युलर है? ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो उसका जवाब तो आएगा। चुनाव का अगर कुछ गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है तो ये काम प्रशासन देखेगा, वो कार्रवाई करेगा। आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, आप धर्म युद्ध की बात करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। हम राह देखते नहीं बैठ सकते। अगर कोई इस प्रकार से लोगों को पोलराइज कर रहा है और हमारी सीटें हरा रहा है और हम हरी हरी करते बैठे और भजन करते रहे और ये कहे कि नहीं इलेक्शन कमीशन करेगा, प्रशासन, ऐसा नहीं होता है। ये युद्ध ही है। हम उतरे मैदान में, और मैदान में उतरे हैं तो जीतने के लिए उतरे हैं। और निश्चित रूप से अगर कोई इस प्रकार से करेगा, हम विरोध करेंगे। क्लियर है? मतलब बिल्कुल क्लियर। तो क्या इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है सिर्फ पोलराइजेशन पर ही हो रहा है? देखिए, आप लोग वो वोट जिहाद करें, आप धर्म युद्ध करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मेरा भाषण सुने, मेरे भाषण में 95% कंटेंट क्या होता है? क्या किया, कौन सा विकास किया, क्या करने वाले हैं, रोड मैप क्या है। 5% मैं जवाब देता हूँ, जवाब अपने ओर से नहीं बोलता हूँ जब कोई बोलता है। अब आप लोगों को जवाब ही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि चलता तो वही है, रील तो उसकी ही बनती है, लोग तो उसको ही कैच करते। आप कभी मेरा 95% भाषण भी दिखाइए तो आपके ध्यान में आएगा, इसके भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हम। ये तो केवल जवाब होता है, क्योंकि राजनीति में बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आप पर हमला करे और आप जवाब न दे तो आप कमज़ोर दिखते हो। चलिए, वो तमाम सवाल जो हैं और जिनके जो जवाब दिए हैं वो भी मैं आपसे आगे पूछूंगी। लेकिन अभी एक आरोप दूसरा ये लग रहा है कि विरोधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के नेता थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे, इसीलिए दूसरे प्रदेश से आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, उत्तर प्रदेश के, और बटोगे तो कटोगे का नारा लगवाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों में दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस ने भी लाए। कांग्रेस ने तो उनके मुख्यमंत्री लाए, उनके पूर्व मुख्यमंत्री लाए, उनके दुनिया भर के नेता। फिर राष्ट्रीय पार्टी, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी है, हमारे पास अमित शाह जी है, हमारे पास योगी जी है, हमारे पास नेता है और लोगों के नेता पसंद है। अब इनकी जले तो जले, हमको क्या लेन देन है? ये कुछ भी कहे, लोगों को तो हमारे नेताओं को सुनना है, लोगों को हमारे नेताओं को देखना है।
इसलिए हमारे नेता आ रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ कुछ पार्टियाँ ऐसी, इनके पास नेता ही नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं है, उनकी सभाओं में लोग आते ही नहीं है, हम क्या करें। तो बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र के नैरेटिव में, महाराष्ट्र के मिजाज में फिट बैठता है क्या? देखिए, बहुत साफ बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से इसको गलत तरीके से क्यों लिया जाता है। कोई भी समाज अगर बटेगा तो समाप्त हो जाएगा, इतिहास ने दिखाया। और देखिए, कांग्रेस ने लगातार ये कोशिश की है कि हमारा समाज जातियों में इस तरह से बटे कि एक दूसरे से लड़ता रहे। इसलिए अगर कोई ये बात कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मुझे लगता है कि इसको और पॉजिटिवली कहा जा सकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया वो बिल्कुल सही नारा है, एक है तो सेफ है। आप भी मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे थोड़ा नेगेटिव हो गया? बिल्कुल नहीं, क्यों नेगेटिव होगा? अभी आपने तो कहा कि पॉजिटिवली कहा जा सकता है। इसलिए मेरे मुंह में चीजें मत डालिए। नहीं, पूछ रही हूं मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी अपनी बात कहने का ढंग होता है। और योगी जी ठेठ बोलने वाले आदमी है, और योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, बटोगे तो कटोगे, जो बटा है वो कटा है। इसलिए मैं बिल्कुल योगी जी की बात से सहमत हूँ। हाँ, मैं इससे भी ज़्यादा सहमत हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, ये लोगों को समझ लेना पड़ेगा। और अगर हिंदू मुस्लिम बटा तो फिर देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कौन कर रहा है? हमने तो नहीं किया। हमने अगर देश में काम किया, योजनाएं लाई, तो कभी ये नहीं कहा कि योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए। हमने तो सारी योजनाएं मुसलमानों को दी। आज हमने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाई, तो क्या हमारी मुस्लिम बहनों को हमने कहा कि नहीं आपको नहीं मिलेगा भाई, सिर्फ हिंदुओं को मिला? हमने नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश को बांटना चाहते हिंदू मुस्लिम पर, इसलिए अपीजमेंट का अर्थ क्या है? क्यों हम अपीजमेंट नहीं चाहते? हमारा तो कहना है जस्टिस फॉर ऑल बट अपीजमेंट ऑफ नन। अगर कोई अपीजमेंट करेगा, उलेमा जाते हैं, मुझे बताइए इस पर ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भाई? उलेमा जाते हैं और उलेमा कहते हैं कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने दंगे हुए उसमें जिन मुसलमानों को आरोपी बनाया गया उनके आरोप वापस ले लो। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? और राइटिंग में देती है कांग्रेस कि हाँ ले लेंगे, और इसके ऊपर कोई उनको सवाल नहीं पूछता। हम ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं मानते। हमारा सेक्युलरिज्म पक्का है, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। हम नहीं करेंगे। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव हारे जीते, लेकिन कभी इस प्रकार से तलवे चाटने का काम नहीं कर सकते। ओवैसी कह रहे हैं आप वाहियात बातें करते हैं। अब इस पे हंसने से ज्यादा मैं क्या करूं? दुनिया में वाहियात बातें करने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो अगर कहे कि मैं वाहियात बातें करता हूं, वो हैदराबाद में अपनी बात करें। यहाँ पर लोगों को पता है देवेंद्र फडणवीस क्या है, और ओवैसी के कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा जजमेंट कोई ओवैसी कर नहीं सकते, और मुझे ओवैसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे महाराष्ट्र की जनता मुझे सर्टिफिकेट देती है, और महाराष्ट्र में लोग जानते हैं एक सभ्य नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस को जाना जाता है। लेकिन आप दोनों के बीच में बड़ी तल्ख बयानी हो रही है, सभ्य तो नहीं कही जा सकती है जिस तरह से ए ओवैसी, ए फडणवीस, ये सब क्या हो गया है? अगर यहाँ आकर वो उल्टी सीधी बात कहेंगे, मैंने पहले कह दिया, मैं जवाब तो दूंगा। मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलेगा, और मैं देता हूँ। तो वो आपकी बातों को वाहियात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे एक सवाल भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप मुस्लिमों के लिए तो बहुत बोलते हैं, लेकिन आप मराठा आरक्षण पे क्यों नहीं बोलते? मराठा, वो आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने एक सभा में पूछा कि देवेंद्र फडणवीस से कोई ये पूछे कि क्या वो मराठा आरक्षण देंगे। ऐसा है कि जो बिना पढ़े आते हैं ना, वही ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल करते हैं। उनको ये पता नहीं है मराठा आरक्षण की लड़ाई 1980 में शुरू हुई। मराठाओं को पहला आरक्षण देवेंद्र फडणवीस ने दिया, और देवेंद्र फडणवीस जब तक मुख्यमंत्री था तब तक हाई कोर्ट ने भी उस आरक्षण को वैध ठहराया, और तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी वो आरक्षण चल रहा था। ये एमवीए की सरकार में आरक्षण गया, वापिस हमारी सरकार आई, हमने वापिस आरक्षण दिया। ओवैसी जी, महाराष्ट्र में मराठाओं को 10% आरक्षण है, और कोर्ट में अभी भी वो जारी है। कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया है। इसलिए ये बिना पढ़े लिखे आकर यहाँ जो, मतलब उनको अनपढ़ नहीं कर रहा हूँ, बिना अभ्यास करे हुए यहाँ आकर जो बात करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा पढ़कर बात करनी चाहिए। वो भिवंडी में जाके कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो मस्जिदें छीन लेंगे, मदरसे बंद करवा देंगे। देखिए, हम सत्ता में तो रह चुके हैं, हमने कभी मदरसे बंद नहीं किए। लेकिन एक बात है, अगर मदरसों में
आप जिहादी तैयार करोगे, चाहे वो मदरसा रहे या कोई जगह रहे, जहाँ जिहादी तैयार होगा तो वहाँ पर तो उसको चलने देने का कोई कारण नहीं है। बाकी तो हमने कभी मदरसों को बंद नहीं किया, जो चल रहे जो उल्टा हम लोगों ने तो ये प्रयास किया है कि वहाँ पर मजहबी शिक्षा के साथ साथ गणित की शिक्षा मिले, अंग्रेजी की शिक्षा मिले, साइंस की शिक्षा मिले। देखिए, हम बहुत साफ मानने वालों में से हैं कि भारत में रहने वाला जो मुसलमान है वो भी भारतीय है, इसलिए हमको उससे देश से थोड़ी निकालना है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई जैसे आम भारतीय रहता है उसी प्रकार से यहाँ का मुसलमान भी रहे, और जो आम भारतीय को सुविधाएं मिलती है वही सुविधाएं उसको मिले और उसका भी विकास हो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में भारत है। क्योंकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इतनी बड़ी जनसंख्या है। हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हम अपीजमेंट के खिलाफ है। कोई वोट की राजनीति करेगा और केवल मुसलमानों की बात करेगा तो नहीं चलेगा। बाकी मुझे एक वाकया बता दीजिए, मैं 5 साल मुख्यमंत्री था, एक वाकया मुझे बता दीजिए कि जहां हमने अन्याय किया, मुसलमानों पर अन्याय किया। नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं, कोई सवाल नहीं उठता। किसी मजहब पर, मजहब है, इस मजहब का व्यक्ति है इसलिए अन्याय नहीं होगा। कोई गलत बात करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो वैसे ये भी कह रहे हैं कि आप उनको सलाह दे रहे हैं कि हैदराबाद रहो भाईजान, वहीं ठीक है, आप उनके यहाँ आने से डरते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनके बाप की भी है। ये ज़मीन उनके बाप की नहीं है, ये उनके बापों ने छीनी थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये ज़मीन वापस ली और ये जिनकी थी उनको वापस की। और यहाँ आने की कोई रोक टोक नहीं है, वो आ सकते हैं। देखिए, कोई ये दूसरा मुल्क थोड़ी है, जिसके पास भारतीय नागरिकता है वो कोई भी यहाँ आ सकता है। मैं उनको इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ आकर उल्टी सीधी बात मत कीजिए। आपकी जो बातें हैदराबाद में अच्छी लगती है, यहाँ आकर क्यों करते हो? अच्छा, ये बताइए, हिंदुस्तान में जो जन्म लेता है वो हिंदुस्तानी होता है, बिल्कुल। लेकिन आजकल आप कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलादें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, तो कहाँ से आ गई और कौन है ये? नहीं, तो औरंगजेब हिंदुस्तानी थोड़ी था। नहीं, वो कहाँ से, हिंदुस्तान में औरंगजेब की औलादें कहाँ से आ गई? वही कह रहा हूँ। और कहाँ से बढ़ गई, ये पूछ रहे हो? मैंने यही कहा। आपने अगर मेरा भाषण सुना होगा तो मैंने कहा औरंगजेब तो भारतीय मुसलमानों का भी हीरो नहीं है। तो फिर आप क्यों औरंगजेब की मजार पर जाकर, कब्र पर जाकर वहाँ फूल चढ़ाते हो और औरंगजेब की बड़ी बड़ी बातें करते हो और वो कितना अच्छा था ये बताने की कोशिश करते हो? अरे भाई, लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, लाखों हिंदुओं को मार दिया, इतना हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदुओं के ऊपर जिजिया लगाया और क्या क्या लगाया। ऐसे औरंगजेब का अगर यहाँ पर उदात्तीकरण कोई करेगा, हम नहीं चलाएंगे, नहीं, बिल्कुल। और देखिए, अगर कोई जाकर औरंगजेब की प्रशंसा करता होगा और उसकी मज़ार पर जाकर वहाँ पर उसका महिमा मंडन करता होगा तो औरंगजेब की औलाद ही है। और किसकी औलाद है? औरंगजेब की औलाद है। हम बोलेंगे औरंगजेब की औलाद, और उनके खिलाफ आपकी मुहिम जारी रहेगी? जारी रहेगी। भाई देखो, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो किसको कोई स्वतंत्रता का सवाल नहीं उठता। स्वतंत्रता, कोई यहाँ कल अगर ये कहेगा कि मैं स्वतंत्र हूं इसलिए हिटलर मेरा भगवान है, चलेगा? कोई कहेगा तैमूर लंग मेरा भगवान है, चलेगा? देखिए, जिन लोगों ने भारत को लूटा है वो भारत के दुश्मन है, और दुश्मन है तो है, और दुश्मनों के खिलाफ हम लोग लामबंद होंगे। जो दुश्मन है उसका महिमा मंडन हम नहीं कर सकते। आप पर विरोधी कह रहे हैं एक बार फिर से आप पाकिस्तान ले आए, यहाँ के मुद्दे कम पड़ गए, आप फिर से लोगों को पाकिस्तान भेज रहे हैं और पाकिस्तान का मुद्दा आप ले आए हैं इस बार फिर से। मैं तो कभी नहीं बोला। आपने पाकिस्तान में तिरंगा लहराएंगे, हाँ, एक शब्द है जो मैं नहीं बोल टीवी पर, वो पूरा बयान आपने दिया। हाँ, नहीं, बिल्कुल। अब मैंने कहा, क्यों नहीं कहूँ? कोई गलत बात है क्या? इसमें कोई पोलराइजेशन है? अरे हमारा तो ख्वाब है, हम अखंड भारत मानने वाले लोग हैं, अखंड भारत। और हमारा तो सपना है कि एक दिन ये जो हमारी भूमि है, जो भूमि पाकिस्तान के रूप में आज दुनिया में एक अलग वजूद बनाकर बैठी हुई है, वहां भारत का झंडा लहरे, अखंड भारत की बात हम करेंगे। आपने कहा जो भारत माता की जय नहीं बोले वो पाकिस्तान चला जाए, ऐसा मेरे कोई बयान नहीं। एक पुराना बयान है, अभी का नहीं है। देखिए, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि भारत माता की जय बोलना ही चाहिए। भारत माता की जगह कोई दूसरा शब्द बोल दें तो क्या दिक्कत है? कहाँ बोला? नहीं बोला ना, नहीं बोला। और मैं तो उससे आगे जाकर पूछता हूं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों है? कौन से धर्म में लिखा है? मुझे दिखा दीजिए कौन से धर्म में लिखा है और कौन सी किताब में लिखा हुआ है। ऐसा कोई किताब नहीं है। ये जानबूझकर, और ये देश का बंटवारा उसी दिन हो गया
जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय के जो नेता थे उन नेताओं के दबाव में आकर ये तय कर दिया कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा, वंदे मातरम आधा ही गाया जाएगा या उसका थोड़ा सा ही भाग गाया जाएगा, ये जिस दिन मान्य किया, वंदे मातरम कोई धर्म का गाना ही नहीं था। अरे वंदे मातरम कहते हुए हमारे हजारों लोग फांसी झूल गए, जिसमें भगत सिंह जी ने भी फांसी ली, उस समय भी वंदे मातरम कह रहे थे। वो वंदे मातरम कोई मजहबी गाना ही नहीं है। और ऐसे समय आप अगर वंदे मातरम का भी विरोध करेंगे तो मैं तो नहीं सहन कर सकता। एक और आपका बयान है, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है, गीदड़ों को उनकी जगह दिखाकर रहेंगे। ये राजनीति में गीदड़ कहां से आ गए और कौन है? देखिए, ऐसा होता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, आप समझ लीजिए। बिल्कुल। हम किसी को गीदड़ नहीं कहते, किसी को कुत्ता नहीं कहते, एक कभी मुहावरे होते हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीच होता है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि भाषा का जो लचीलापन है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि मुहावरों को बोलना, ये चीज़ें बहुत संकुचित पद्धति से ली जाती है और उसका एक इशू तैयार किया जाता है। हाँ, नाना पटोले बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं कि आपने जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया, आपने उन्हें कुत्ता कहा। हर भाषण में, हर दूसरे भाषण में वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, नाना पटोले मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कभी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। नाना पटोले अपने मजाकिया स्वभाव के आदमी है, वो मन में आए वो बोल देते हैं, सीरियस थोड़ी है। इज नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। अच्छा, वो सीरियस पॉलिटिशियन? ना ना ना, मेरे मित्र है भाई, मैं जानता हूँ सीरियस नहीं है। आप दोनों की गजब की मित्रता है। वो भी जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने आपको कहा कि मेरा मित्र है देवेंद्र, लेकिन इस बार वो चुनाव हार रहा है अपनी सीट से। वक्त बता देगा, 23 तारीख पास में। देखिए, अब मेरा नाना कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मेरा मित्र है, नाना ने ऐलान कर दिया था कि पिछले चुनाव में नितिन गडकरी जी को हराऊंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। 10 बार टीवी पर आकर अनाउंस किया। और फिर जब नितिन जी बहुत बड़ी मार्जिन से जीते तो एक इंटरव्यू में हमारे गिरीश महाजन जी ने पूछा, अरे भाई नाना आप क्या हो गया? बोले वो तो मेरा जुमला था। तो ऐसे नाना पटोले, इसलिए बहुत सीरियस मत लीजिए। नाना पटोले एक और बात कह रहे हैं कि आप ना कोई धर्म युद्ध नहीं करने वाले, वोट जिहाद की आप बातें भले ही करते हो, लेकिन आपके असली मन में पावर जिहाद है। आप पावर जिहाद करते हैं, पावर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। नहीं, मुझे बताइए, वो क्या भजन कर रहे हैं? वो चुनाव भजन पावर के लिए लड़ रहे हैं या भजन करने के लिए लड़ रहे हैं? पावर के लिए लड़ रहे हैं। हम भी चुनाव पावर के लिए लड़ रहे हैं। पावर का मतलब क्या होता है? पावर कोई निगेटिव बात थोड़ी है। पावर का इस्तेमाल पॉजिटिव या निगेटिव होता है, और हमने हमेशा पावर का इस्तेमाल पॉजिटिव किया, कभी निगेटिव नहीं किया। चलिए, अब आपके एक सहयोगी की बात कर लेते हैं। विरोधियों की तो बात आगे फिर करेंगे। सहयोगी एक आपके हैं अजीत पवार, लेकिन आपने खुलकर हमेशा कहा कि उनके साथ हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, स्ट्रैटेजिक अलायंस है। लेकिन स्ट्रैटेजिक अलायंस में वो आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे कि हम पूरी तरह साथ हैं, वो कह रहे हैं आउटसाइडर्स की और ऐसे नारों की महाराष्ट्र में जगह नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि अजीत दादा अभी भी जो सेंटिमेंट है उस सेंटिमेंट को समझ नहीं पाए हैं। मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ, मेरे मित्र है, मेरे साथी है और बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है, अच्छे प्रशासनिक भी है, लेकिन वो सेंटिमेंट समझने में गलती कर रहे हैं। जो सेंटिमेंट लोगों का है, जिस प्रकार से लोगों के मन में क्रोध है, जिस प्रकार से वोट जिहाद के बाद महाराष्ट्र में लोगों के मन में एक आक्रोश है कि हम किस ओर जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ लेंगे तो कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। लोकसभा चुनावों में भी अजीत पवार के साथ होने का नुकसान हुआ था, जिसको आपने भी माना था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। आपको लगता है कि इस बार वो भांप नहीं पा रहे हैं सेंटिमेंट को, इसका नुकसान ना करा दें? अच्छी खासी सीटों पे लड़ रहे पहली हैं। बात तो लोकसभा में उनका नुकसान नहीं हुआ, उनका फायदा हुआ। लेकिन लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जितना फायदा होना चाहिए था उस समय नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी पार्टी नई थी, उनका वोटर भी असमंजस में था, वो चिन्हित नहीं हुआ था। जब वोटर चिन्हित नहीं होता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफ़र रेशियो जैसे हमारा और शिवसेना का 90% 80% रहा, जैसे उनका 50% हमारा रहा। लेकिन लोकसभा के बाद उनका वोटर चिन्हित हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हम वोट ट्रांसफ़र कर लेंगे। और देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब अलग अलग पार्टियां होती है तो अलग अलग पार्टियों के विचार भी अलग होते हैं। कोई 100% हमारे सबके विचार, अब देखिए हम और शिवसेना ये हिंदुत्ववादी पार्टियां रही है, फिर भी हमारे विचारों में बहुत कई बार फर्क रहा है। पर
इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसका कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि मैंने जो वादा किया था, अभी हाल ही में उनकी रैली थी महाराष्ट्र की बीड़ में, मेरे ख्याल से उनकी रैली थी, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने 10% मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने का वादा किया था, हमने वो पूरा किया। हमें मना किया गया, हम पे प्रेशर खड़ा किया गया कि भाई नवाब मलिक को उम्मीदवार मत बनाओ, हमने फिर भी बनाया। वो तो खुलेआम अलग राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमने 100% कहा था कि आप नवाब मलिक को उम्मीदवार मत बनाइए, आप उनको बनाएंगे तो हम उनका काम नहीं करेंगे। हमने उनको ये कभी नहीं कहा कि आप मुस्लिम उम्मीदवार मत खड़ा करो। भाई जिसको अगर शिवसेना ने किया है, उन्होंने किया, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ अलायंस के उम्मीदवार है वो चाहे मुस्लिम रहे, हिंदू रहे या कोई और रहे, हम उनका काम करेंगे। लेकिन नवाब मलिक, इनके बारे में बहुत ही स्ट्रेट भूमिका हमने ली थी, और जब उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया और हमने उनको बी फॉर्म एन वक्त पर उन्होंने दिया, उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन करके पता हमने दे दिया, मैंने उनको बिल्कुल साफ मुंह पर कह दिया कि देखिए हम तो काम नहीं करेंगे। और हमको थोड़ा अंदेशा था शायद ये ऐसा कर सकते हैं, वो दबाव में थे दोनों तरफ से, इसलिए शिवसेना ने भी फॉर्म भर के रखा हुआ था। हमने कह दिया कि अब शिवसेना लड़ेगी और हम शिवसेना का काम करेंगे। लेकिन एक ऐसा अलायंस जो आपका एक इम्पॉर्टेंट अलाय है, उप मुख्यमंत्री है, वो ना तो सेंटिमेंट समझ रहा, ना आपके चुनाव में जो आप मेन नारा लेके जा रहे हैं उसके साथ खड़ा हुआ है, और वो आपकी बातें भी नहीं मान रहा है। तो फिर काडर तक, कार्यकर्ताओं तक और वोटर तक यूनिटी का मैसेज जा पाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए, एक हाथ दो चीज़ों के ऊपर हमारे डिफरेंसेस है, 99% चीज़ों पे डिफरेंसेस ही नहीं है। वो हमारी लाइन टो कर रहे हैं। 99% चीज़ों पर जो हमने तय किया उसी स्ट्रैटेजी में वो चल रहा है। अब ये हो सकता है भाई उनकी पार्टी है, उनका अपना वजूद है। देखिए, हम जब लोकतंत्र में है तो हमको डिफरेंसेस एक्नॉलेज करने पड़ते हैं। मुझे उनकी कोई बात नहीं पसंद आई, लेकिन इसका मतलब वो सिरे से उनको मैं खारिज करूँ, मुझे वो पसंद है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन वो कह रहे हैं बारामती में अमित शाह और मोदी जी के आने की जरूरत नहीं है, प्रचार उन्हें नहीं चाहिए, उनकी रैलियां नहीं चाहिए वहाँ पर। देखिए, आप निगेटिव सेंस में ले रही है, ऐसा नहीं कहा। मोदी जी का और अमित भाई का वो बहुत सम्मान करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना सम्मान उन्होंने शरद पवार जी का किया, उतना ही सम्मान आज वो मोदी जी को देते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पवार साहब नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि अजीत चुन करने आएगा, अजीत अड़चन में, कोई ज़रूरत नहीं, मैं 100% चुन कर आ रहा हूँ, मुझे किसी नेता को लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते पर बहुत अच्छी लीड से चुनकर आने वाला हूँ, ये उनका कहना है। अब देखिए, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब मेरे भी लोगों को ये लगता है कि भाई अपने नेता के लिए मोदी जी ने आना चाहिए, अमित भाई ने आना चाहिए, पर मुझे समझता है कि भाई उनका अगर इस्तेमाल मैं थोड़ी कमज़ोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करूँ तो मेरी एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे वो मेरे यहाँ नहीं चाहिए। चलिए, तो अब ये तो बात हुई अजीत जी की, अब उद्धव जी पर आ जाते हैं। किसी ज़माने में आपके परम मित्र रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि आपने पहले तो डिनाइल किया था उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में, लेकिन इन दोनों इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उद्धव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके बाद कुछ बात हुई, बंद कमरों में मुलाकात हुई। देखिए, मैं बहुत बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, और आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए, रिकॉर्ड करके, क्योंकि कई बार राजनीति में सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, पर ये रिकॉर्ड करके रख दीजिए कि जब से ये नई सरकार बनी तब से लेकर आज तक उद्धव जी के साथ मेरी 1-to-1 कभी मीटिंग नहीं हुई, सीक्रेट नहीं, ओपन नहीं, कभी नहीं। हाँ, अगर किसी कार्यक्रम में एक हाथ दूसरे आमने सामने आ गए हो, या एक हारे फंक्शन में शादी वादी में आमने सामने आ गए हो, नमस्कार हुआ, इससे ज़्यादा उद्धव जी के साथ मेरी कभी बातचीत भी नहीं। अभी उद्धव जी को ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर सत्ता में, मान लीजिए बारगी, कि अगर वो आते भी हैं तो मुख्यमंत्री पद श्योर शॉट नहीं है, और जिसकी वजह से ही वो 30 साल पुरानी दोस्ती छोड़ कर गए थे, तो चुनाव के बाद कुछ नए समीकरण, कुछ नई दोस्तियाँ, कुछ पुरानी दोस्ती रिवैम्प होने के चांसेस? देखिए, अब मैं 5 साल के मेरे एक्सपीरियंस से ये तो कहना चाहता हूँ कि राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन आज ये संभव भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ नहीं है संभव। रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं। नहीं, रिश्तों का सवाल नहीं होता, ये रिश्तों का विषय ही नहीं है। देखिए, आज भी आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे को नमस्कार करेंगे, हम बात नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति नहीं है। और कोई कह दे तो साथ में बैठ के चाय भी पी लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज ये असंभव है। हम
दूसरे मार्ग पर चले गए। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। जब आइडियोलॉजिकली जो लोग डिफरेंस रखते हैं उनको साथ ला सकते हैं, तो फिर जिनसे आइडियोलॉजी मिलती है, जो नेचुरल लाइंस थे, वो भी साथ आ सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। उन्होंने तो छोड़ दी ना आइडियोलॉजी, रखी कहाँ? आइडियोलॉजी तो छोड़ दी। अब तो वो भी वोट जिहाद वालों के साथ चले गए। अब वो भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगे। जिस राजनीति को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सिरे से नकारा, उसी राजनीति को उन्होंने अपने पास कर लिया। तो इसलिए अब कहाँ आइडियोलॉजी की बात रही? लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका जो हिंदुत्व है ना, वो चुनावी हिंदुत्व है। असली हिंदुत्व उनका है जिसमें सबका साथ सबका विकास, जो आपका नारा था, वो भी है, और मुस्लिम ब्रदरहुड भी है। देखिए, न मैं उनको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, न वो मेरे को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का जब जन्म हुआ ना, तब से हम हिंदुत्ववादी हैं। बात को समझ लीजिए। इसलिए मेरा हिंदुत्व क्या है, उनका हिंदुत्व क्या है, इसका सर्टिफिकेट न वो दे सकते हैं, न मैं दे सकता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका हिंदुत्व जो भी होगा, आज जो वो कर रहे हैं, उसको हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या अगर मुस्लिमों को साथ लें, उनकी टोपी पहन लें, उनसे बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें, तो क्या हिंदुत्व कमजोर? ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपीजमेंट करें, उलेमाओं की 17 मांगों को मंजूर करें। 2012 से 2024 तक जिन्होंने दंगे किए वो केवल मुसलमान है, इसलिए उनके ऊपर जो दंगों के चार्जेस लगे वो सिरे से पीछे ले लिए जाए, इस प्रकार की मांग को मंजूर करे। ये कौन सा हिंदुत्व है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। उद्धव जी से हम जब ये सवाल जरूर रखेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन लोगों ने हमें धोखा दिया ना, वो बहुत नाराज है, बहुत एग्रेसिव है। कह रहे हैं उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाएंगे। ठीक है, आदित्य जी यंग पॉलिटिशियन है, युवा लोगों में गर्मी होती है थोड़ी। कभी कभी हम भी एक ज़माने में, यानी अभी मैं बुढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक राहुल गांधी यंग रहेंगे, मैं उनसे छोटा ही हूँ, तब तक मैं भी यंग हूँ। लेकिन तब तक आप भी युवा नहीं, लेकिन मैं भी 20 साल पहले का जब देवेंद्र फडणवीस देखता हूँ तो गर्मी ज़्यादा होती है। ये बताइए, शरद पवार कह रहे हैं कि आपको ना सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति करना आता है, पार्टियां तोड़ना आता है, आप उसमें अव्वल हैं। देखिए, तो कोई एक मिनट एग्जैक्ट सेंटेंस भी पढ़ देती हूँ। आपके लिए बोला है पार्टी बनाने के लिए अकल लगती है, पार्टी तोड़ने फोड़ने में नहीं लगती है। शरद पवार जी को इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। पार्टियां तोड़ने के मामले में अगर कोई महागुरु होगा तो शरद पवार जी है। उनकी जिंदगी पार्टियां तोड़ने में गई। अरे भाई, शरद पवार जी सबसे पहले मुख्यमंत्री कैसे बने? कोई चुनकर आए थे क्या? हम तो चुनकर आए थे, हमारे साथ तो धोखा हुआ। लेकिन शरद पवार जी तो जिस पार्टी में चुनकर आए थे और जिन्होंने उनको नेता बनाया, ऐसे लोगों को पीछे से एक प्रकार से धोखा देकर और मुख्यमंत्री बन गए। और पवार साहब ने कितनी बार पार्टी तोड़ी? इस देश में सबसे ज्यादा बार पार्टी तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इज मिस्टर शरद पवार। पार्टियां तोड़ी, परिवार तोड़े, क्या क्या तोड़ा। और देखिए, ये पार्टियां जो टूटी, हमने नहीं तोड़ी, ये उनकी अति महत्वाकांक्षा के कारण टूटी है। अगर उद्धव जी उनकी पार्टी के कद्दावर नेता और आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अकोमोडेट कर लेते और उनको काट कर आदित्य को सामने लाने का प्रयास नहीं करते, उनकी पार्टी टूटती नहीं। पार्टी ऐसे नहीं टूटती। या शरद पवार जी सुप्रिया ताई के लिए 25-30 साल से जो पार्टी चलाते थे, ऐसे अजित पवार के कद को रोज काटना शुरू नहीं करते तो पार्टी उनकी नहीं टूटती। अरे भाई, गिरेबान में झांक कर देखिए पार्टियां क्यों टूटी। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि भाई आपने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद का इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर दे दिया था कि कोई भी पार्टी तोड़ के चलाएगा। इतना आसान होता है पार्टी तोड़ना? देखिए, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, मेरे सवाल पूछना आसान होता है। नहीं, इतना आसान थोड़ी होता है भाई पार्टी कोई ऑफर दे दे और कोई तोड़कर आ जाए। ऐसी चीजें नहीं होती है राजनीति में, ये बोलने वाली बातें हैं। जब लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी बातचीत हुई थी, आपने ये बात बहुत बेबाकी से स्वीकार की थी कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक सेंटिमेंट है उद्धव जी को लेकर। उनकी पार्टी टूट गई, लोगों का साथ छूट गया, थोड़ा बहुत सेंटिमेंट शरद पवार जी के साथ भी है।
क्या वो सेंटिमेंट अभी आपको लगता है कहीं? देखिए, मैंने उस समय ऐसा कहा था, लेकिन वो वोटों में तो नहीं दिखा ना। हाँ, लोकसभा में भले उनकी सीटें ज्यादा आई, लेकिन उनका कोर वोटर जहां है वहां सब जगह वो हारे हैं। दूसरी जगह अर्थमेटिक में चुनकर आए हैं। तो जब लोकसभा में वो सेंटिमेंट नहीं दिखा तो विधानसभा में रहने का तो सवाल नहीं उठता। चलिए विधानसभा पे आ जाते हैं और ज़रा कुछ कुछ क्षेत्र के हिसाब से हम थोड़ा डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 4 महीने में ऐसा क्या कोर्स करेक्शन आपने कर लिया है कि आपको लग रहा है कि आप जीत की हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है और बहुत लोकलाइज्ड मुद्दे होते हैं जब हम विधानसभा का चुनाव जा रहे होते हैं। ये सीधी बात यह है कि हम चुनाव जो हारे लोकसभा में, 2 प्रमुख कारण थे। 2 फेक नैरेटिव बहुत जोरों से चलाए गए। उसमें से एक फेक नैरेटिव था कि संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा। अब विदर्भ जैसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में दलित और आदिवासी मिलाकर 33% है, ऐसे लोगों के मन में ये भावना पैदा हो जाए कि हमारा आरक्षण जा रहा है, वो वन साइड चले गए। लेकिन पिछले 4 महीनों में हम लोगों ने इस नैरेटिव को ब्रेक किया और लोगों के भी ध्यान में आया कि हमको मूर्ख बनाया गया। और जिस दिन लोगों ने राहुल गांधी का अमेरिका का बयान सुना, उस दिन तो लोगों के ध्यान में आया कि ये झूठे लोग हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात, रोज लाल संविधान दिखाने वाले राहुल गांधी नागपुर में उन्होंने जो संविधान सबको दिए, लोगों ने खोल कर देखा, कवर पर संविधान लिखा था, अंदर डायरी थी, कोरे पन्ने थे। तो ये जो संविधान का अपमान उन्होंने किया, आज दलित समाज में, आदिवासी समाज में ये नैरेटिव समाप्त हो चुका है। वो वापस हमारे साथ आ गए हैं। और दूसरा जो चीज उन्होंने उस समय की, वोट जिहाद। अब उस वोट जिहाद के कारण वो कई जगह जीत गए, लेकिन ये विधानसभा में इसलिए नहीं हो सकता। मसलन धुले की 5 सीट पर हम आगे थे, 1 सीट से हारे। अब 1 सीट वो जीतेंगे, 5 सीट हम जीतेंगे। तो इसलिए इस प्रकार से वोट जिहाद का वो असर अब वो नहीं ला सकते। लेकिन पर अगर आप जैसे वोट जिहाद कह रहे हैं, तो अब तो बहुत खुलकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु संगठन, उलेमा बॉडी, तमाम खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन देंगे। पहले तो ठीक है, छोटे छोटे स्केल पे अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लेकिन इस बार तो सब कुछ खुला है, लिखित में है। देखिए, इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये जितना वोट जिहाद की बात करेंगे, उतना हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों में भावना पैदा होगी कि भाई अगर धर्म के नाम पर लोग किसी पार्टी को हराना चाहते हैं जो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदू तो सोया नहीं है ना, वो भी तो जाग सकता है ना, वो भी तो विचार करता है ना, करेगा। देवेंद्र जी उसको जगाने का काम अपने भाषणों में इस बार बखूबी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब देता हूँ। मैं कोई कम्युनल लाइंस पर कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। मैंने पहले आपको कह दिया, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आएगा ईंट तो जवाब मिलेगा पत्थर से। चलिए, तो यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा तो थोड़ी पीछे चली गई है, ईंट का जवाब यहाँ पर पत्थर से देंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी अगर हम मराठवाड़ा, गांधीवादी विचार लेकर कोई आएगा तो गांधीवादी विचारों से जवाब देंगे, लेकिन कोई अगर हिटलरवादी विचार लेकर आएगा तो उससे भी कड़े विचारों से उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हम लोग हर एक को उसके हिसाब से डील करना जानते हैं। देवेंद्र बिल्कुल। जी, जरा ये बताइए कि अगर आपने बात की विदर्भ की, विदर्भ रीजन में आदिवासी, दलित, मुस्लिम, कुनबी, ये सारे वोटर्स का एक जो पूरा का पूरा गठजोड़ वहाँ बनाने की कोशिश हुई है अघाड़ी की तरफ से, उसका काउंटर आप कर पाएंगे? खत्म हो गया। आपको लग रहा है बिल्कुल खत्म? हाँ, खत्म हो गया, क्योंकि वो कांग्रेस का परंपरागत बेस दे रहा है ना। आज दलित भी हमारे साथ है, आदिवासी भी हमारे साथ है, कुणबी भी हमारे साथ है, और पूरा ओबीसी हमारे साथ लामबंद है। और अगर हम बात करें मुंबई रीजन की, मुंबई, थाने, ये पूरा का पूरा, यहाँ पर पिछली बार प्रदर्शन अगर देखा जाए मराठवाड़ा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप कहें कि अच्छे नतीजे नहीं आए थे। जबकि खासतौर से बीजेपी के लिए कहा जाता है कि जब अर्बन बेल्ट की बात आती है तो वहाँ पर आप लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं वापस सबको कहना चाहता हूँ, जैसे मुंबई में 6 में से 2 जगह हम जीते और 4 जगह वो जीते, लेकिन अगर कुल वोट आप देखें तो हमको उनसे ज़्यादा वोट मिले मुंबई में महाविकास आघाड़ी से। इसलिए मैंने कहा वो वोट जिहाद जिसके कारण वो जीते। आप ईशान्य मुंबई की सीट देख लीजिए, एक मुस्लिम सीट के भरोसे जीते। आप
सेंट्रल, जहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल की बात कर लीजिए, एक मुस्लिम सीट के भरोसे वो जीते। अब नहीं जीत सकते, बची हुई 5 तो हमारी है, अब ये नहीं चलने वाला है। चलिए, तो अब श्योर है कि ये क्वेश्चन जो है अब नहीं चलने वाले नहीं हैं। चलने वाला है। एक चीज बताइए, आपने कहा था कि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। आप लौट कर आए, पूरे दमखम के साथ आए, लेकिन डेजिग्नेशन बदल कर आए। तो इस बार जब अगर आप लौट कर आते हैं तो फिर डेजिग्नेशन बदलेगा? देखिए, हमारे अलायंस में बहुत साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा है, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री है, सरकार के मुखिया है, और सरकार मुखिया के आधार पर चलती है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार चुनाव में जा रही है, इस चुनाव के प्रमुख एकनाथ शिंदे जी है। हमारी पार्टियों के प्रमुख अलग अलग है, हम पार्टी के प्रमुख, मेरे पार्टी में मैं हूँ, उधर अजीत दादा है। जहाँ तक चुनाव के बाद की बात है, तो चुनाव के बाद वापस आपको लीडर चुनना पड़ता है। आप वो चुने, दूसरा चुने, ये अलग बात है, पर लीडर चुनना पड़ता है। उस समय लीडर चुनने के लिए तीनों पार्टियां साथ में बैठेगी। शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी पार्टी में हमारी जो सेंट्रल कमेटी होती है, जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड कहते हैं, वो हमारे अध्यक्ष जी को अधिकार देते हैं। तो ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने, किसका मुख्यमंत्री बने, और ये तीनों ने एग्री किया है। राजनीति में एक बयान होता है जो सीधे सधा हुआ दिया जाता है, जैसा भी हमने आपसे लिया, और कुछ जो होता है हम लोग रेफरेंसेस ड्रॉ करने की जो है कोशिश करते हैं। अमित शाह जी ने एक जगह कहा कि देवेंद्र फडणवीस को आपको जिताना है। फिर एक जगह जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे शायद, तब वहाँ पर उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग चुनाव के बाद, नतीजों के बाद बैठेंगे। उन्होंने शिंदे जी को कैंडिडेट के तौर पे नहीं एंडोर्स किया फ्यूचर के, और आपको जिताना है वाली बात कर दी, तो लोगों ने 2 into 2 करना शुरू कर दिया। नहीं होता है, कई बार लोग 2 into 2 करते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जिताना, इसका अर्थ क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का नेता देवेंद्र फडणवीस है। भारतीय जनता पार्टी की सीट पर वो जब गए, हमारे कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए जब वो गए, तो उन्होंने कहा बीजेपी को जिताओ, कैंडिडेट को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। देवेंद्र जी, आपने पार्टी को जब जरूरत थी तो आपने त्याग किया। नंबर 1 के बाद नंबर 2 बनना आसान नहीं होता। बाहर जाना आसान होता है, नंबर 1 के बाद नंबर 2 पे वहां बने रहना और किसी और को नंबर 1 पे देखना, दिस इज नॉट ह्यूमनली एंड प्रैक्टिकली वेरी इजी थिंग। आपने वो पार्टी के लिए त्याग किया। अगर नतीजे आपके हक में आते हैं तो आपको उम्मीद है कि पार्टी रिवॉर्ड देगी? देखिए, मैं पहले ही आपको बोल देना चाहता हूँ कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, इसलिए कोई अवार्ड और रिवॉर्ड नहीं। मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में, देखिए, लोकसभा में भी मैं महाराष्ट्र का चुनाव लीड कर रहा था, और महाराष्ट्र में हमारी हार हुई, और बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। बावजूद उसके मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास रखकर इस चुनाव में भी मुझे अगुवाई दी। इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? और इससे बड़ा संकेत? नहीं, ये रिवॉर्ड है, ये कोई संकेत नहीं है, यही रिवॉर्ड है। मुझे लगता है कि ये पार्टी लगातार मेरे पीछे खड़ी हुई है, और इसलिए इससे अब कोई और ज़्यादा अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, ये मेरी मानसिकता भी नहीं है। देवेंद्र जी, इस बार चुनावों में जितने भाषण आपके मैंने सुनने की कोशिश की, मराठी वाले बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाई, जहाँ जहाँ हिंदी था उसको और कुछ अपने साथियों की मदद से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। आपका एक बहुत ही ना अलग अंदाज इस बार दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो है एकदम सोफिस्टिकेटेड और जो एकदम अर्बन क्लास लीडर के साथ साथ वो वाले देवेंद्र फडणवीस तो सबने देखे हैं सीएम के तौर पर भी, लेकिन एक हिंदू हृदय सम्राट वाला जो अंदाज है ना, बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है, और वो रैलियों में आपके कार्यकर्ताओं के बीच में एक अलग मैजिक भी क्रिएट कर रहा है। कम से कम तस्वीरें यही बोल रही हैं। तो क्या सोची समझी रणनीति है, या फिर देवेंद्र जी यही है असली वाले? देवेंद्र फडणवीस कोर हिंदुत्ववादी है, कोर हिंदुत्ववादी, और हिंदुत्व समझने वाला है। हिंदुत्व में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ होता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है कि सभी का सम्मान करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर लगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमने सबको अकोमोडेट किया है। इस हिंदुत्व को मैं मानता हूँ, इस हिंदुत्व को मैं जीता हूँ। इसलिए जब हिंदुत्व की बात मैं करता हूँ तो बात यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं आती, यहाँ से निकलती है, इसलिए लोगों तो अपील होती है। और मैं वापस कहता हूँ, चिन्हित सीटों पर जहाँ जवाब देने की आवश्यकता है वहीं यह जवाब जाता है। मेरे अगर अभी 50 भाषण हुए, उनमें से 55 भाषणों में तो केवल मैंने डेवलपमेंट की बात की। 5 भाषणों में डेवलपमेंट के साथ साथ
मैंने इस नरेटिव की भी बात की, क्योंकि जहां पर काउंटर नरेटिव खड़ा होगा मैं जवाब तो दूंगा ही। बिल्कुल, और आपने हमारे तमाम सवालों के पूरे बेबाकी से जवाब दिए हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।